Hello students, welcome to today's class. So today in this video we are going to discuss remaining topics of chapter 1. तो chapter 1 में जो मेन टॉपिक आपका रह गया है that is मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं मोबाइल सिस्टम को. ओके, तो पहले बात करते हैं मोबाइल सिस्टम के कुछ बेसिक कंपोनेंट की. तो क्या क्या बेसिक कंपोनेंट होते हैं? अ सर्किट बोर्ड एज अ ब्रेन ऑफ द फोन. तो मोबाइल फोन में एक सर्किट बोर्ड होता है. जिस तरीके से कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होता है उसी तरीके से मोबाइल फोन के अंदर भी सर्किट बोर्ड होता है. एंड सेकंड इज एंटीना. एंटीना आजकल के फोन्स में नहीं होता है. ये ओल्डर जो फोन आते थे उनमें एंटीना दे रखा होता था छोटा सा, लेकिन आजकल के फोन में नहीं होता है. लेकिन हाँ, यहाँ पे भी ट्रांसमीटर और रिसीवर जरूर होता है जो कि डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने का काम करता है. ओके, नेक्स्ट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मतलब एलसीडी डिस्प्ले होती है. एंड फोर्थ कीबोर्ड या फिर टच स्क्रीन. अगर कीबोर्ड फोन है तो कीबोर्ड होगा और टच स्क्रीन फोन है तो उसके अंदर टच स्क्रीन होगी. ओके, एंड फिफ्थ वन इज माइक्रोफोन. ऑफकोर्स माइक्रोफोन भी होता है जो कि वॉइस को रिकॉर्ड करके ट्रांसमिट करने का काम करता है, तो वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए माइक्रोफोन होता है. एंड सिक्स वन इज स्पीकर जो कि हमारे ऑडियो के लिए होते हैं. एंड सेवंथ इज बैटरी. ठीक है, ऑफकोर्स बैटरी होती है क्योंकि बिना बैटरी के हमारा मोबाइल फोन वर्क नहीं करेगा, तो बैटरी भी उसका पार्ट होती है. ओके, तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट है मोबाइल फोन के. तो अब हम डिस्कस करेंगे मोबाइल फोन की टच स्क्रीन को. ओके, तो डिफरेंट टाइप की टच स्क्रीन होती है मोबाइल फोन में, उनको डिस्कस करते हैं. तो पहली है TFT. TFT की फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर. It is used for better image quality and high resolution. Since they are cheap to manufacture, they are found in budget phone usually. तो TFT डिस्प्ले जो होती है बेटर क्वालिटी की इमेज डिस्प्ले करती हैं और हाई रेजोल्यूशन को भी सपोर्ट करती हैं, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी सस्ती होती है. तो इसीलिए जो बजट फ़ोन होते हैं उनमें ये मिल जाती है. बजट फ़ोन का मतलब है जो सस्ते फ़ोन्स होते हैं उनमें नॉर्मली TFT डिस्प्ले होती है. ओके, बट आज के लिए अगर हम बात करें तो बहुत कम फ़ोन में आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगी. ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की डिस्प्ले की, दैट इज IPS LCDs. ठीक है, तो IPS LCD डिस्प्ले क्या होती है? देखिए, IPS की फुल फॉर्म होती है इन प्लेस स्विचिंग. तो IPS LCDs आर समवॉट द एडवांस वर्जन ऑफ TFT LCDs in a way that they offer improved display and are more battery friendly. Hence they are found in high end phones. तो IPS LCD डिस्प्ले जो है वो TFT का ही एडवांस वर्जन है. आप कह सकते हैं ये TFT से ज़्यादा बेटर होती हैं और इनकी जो इमेज क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू TFT डिस्प्ले. तो यही डिस्प्ले जो है आजकल के फ़ोन में ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं. बहुत ज़्यादा बैटरी फ्रेंडली होती हैं, मतलब कम पावर कंज्यूम करती हैं एज कम्पेयर टू TFT डिस्प्लेज. ओके, तो इसीलिए डिस्प्ले थोड़े महंगे फोन्स में होती है. ओके, अब डिस्कस करते हैं LCD डिस्प्ले की टच स्क्रीन के टाइप को. ओके, सो देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन LCD डिस्प्लेज, रजिस्टिव एंड कैपेसिटिव. तो LCD टच स्क्रीन के मेनली टू टाइप्स होते हैं जो कि हमारे रजिस्टिव एंड कैपेसिटिव. तो ये रजिस्टिव और कैपेसिटिव टच स्क्रीन क्या होती हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं. रजिस्टिव टच स्क्रीन हैज टू लेयर ऑफ कंडक्टिव मटेरियल विद द स्मॉल गैप बिटवीन देम, व्हाइल कैपेसिटिव टच स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ ग्लास coated with transparent conductor. Capacitive screen tend to be more responsive than the resistive screen and are therefore found in high-end phones mostly. तो जो रजिस्टिव टच स्क्रीन होती हैं इनके अंदर क्या होती हैं, दो लेयर्स लगी होती है और उन लेयर के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है. और जब भी आप फोन पे टच स्क्रीन को टैप करते हैं तो वो लेयर जो है कांटेक्ट में आती है, और उन लेयर के कांटेक्ट में आने की वजह से फोन को पता चलता है कि कहाँ पे टच किया गया है, किस ऑब्जेक्ट को टच किया गया है, मतलब टच स्क्रीन के किस पार्ट को टच किया गया है. देखिए, मैं इसको आपको पिक्चर की हेल्प से समझा देता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. देखिए, ये जो है रजिस्टिव टच स्क्रीन है. तो यहाँ पे देखिए क्या है, टू लेयर्स हैं, और जैसे ही आप फिंगर से प्रेस करते हैं तो क्या होती है, दोनों लेयर कांटेक्ट में आती हैं, और इससे क्या होगा, सेंसर डिटेक्ट कर लेगा कि किस पार्ट को, मतलब किस ऑब्जेक्ट को टच किया गया है, मतलब स्क्रीन के किस पार्ट को टच किया गया है, उससे वो पता कर लेता है और इसी के अकॉर्डिंग फोन रिस्पॉन्ड करता है. ओके, बट कैपेसिटिव टच स्क्रीन में ऐसा नहीं होता है. ये एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है. इसमें क्या होता है, सिंपल एक ग्लास लगा होता है और उस ग्लास पे जैसे ही आप टच करते हैं तो क्या होता है, जो सेंसर्स होते हैं वो मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं और सॉफ्टवेयर की हेल्प से फोन को पता चल जाता है कि किस पार्ट को स्क्रीन के टच किया गया है. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फोन आपका रिस्पॉन्ड करता है. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो रजिस्टिव टच स्क्रीन जो होती हैं वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होती हैं क्योंकि यहाँ पे दो लेयर्स जो है वो कांटेक्ट में आ रही होती हैं, तो ये ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होती. तो जब भी आप टच करते हैं तो थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स करती हैं. ठीक है, तो इसीलिए ये जो स्क्रीन है वो आजकल बहुत ज्यादा यूज नहीं होती हैं. ओके, एंड कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो है बहुत ही ज्यादा यूज में है आजकल क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती हैं. जैसे ही आप टच करते हैं तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करती हैं, तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती हैं, तो इसीलिए ये ज्यादा बेटर होती हैं. ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था रजिस्टिव एंड कैपेसिटिव टच स्क्रीन का. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं एक और डिस्प्ले की जो कि हमारी OLED डिस्प्ले. ठीक है, OLED की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड. तो OLED इज अ न्यूअर टेक्नोलॉजी used in mobiles and monitor for display. They are better than LCDs because they offer fast response time, wider viewing angles and higher brightness.
AMOLED एंड सुपर AMOLED डिस्प्लेस आर द टाइप ऑफ OLED डिस्प्ले। तो OLED जो है न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि मोबाइल फोन या फिर मॉनिटर की डिस्प्ले में यूज होती है। तो ये जो डिस्प्ले होती है वो LCD से काफी ज्यादा बेटर होती है। क्यों बेटर होती है? क्योंकि इनमें जो रिस्पॉन्सिव टाइम होता है वो और भी ज्यादा अच्छा मिलता है आपको। मतलब जब आप टच करेंगे तो बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स आपको मिलेगा एंड इसमें जो इमेज क्वालिटी होती है वो भी ज्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू LCD। ओके और OLED डिस्प्ले के 2 टाइप्स होते हैं, AMOLED एंड सुपर AMOLED। तो ये बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा, मोबाइल फोन के ऐड वगैरह आते हैं तो उसमें भी दे रखा होता है कि इस फोन में AMOLED डिस्प्ले है, इसमें सुपर AMOLEड डिस्प्ले है। ठीक है, तो ये जो होती है बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले होती है जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छी इमेज क्वालिटी मिलती है। और AMOLEड की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म होती है AMOLEड की। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब डिस्कस कर लेते हैं मोबाइल फोन की बैटरीज को, स्मार्टफोन बैटरीज एंड देयर टाइप्स। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं स्मार्टफोन की बैटरीज को और उनके टाइप्स को। सो बैटरी प्लेज अ ह्यूज रोल इन एनी स्मार्टफोन। तो जो बैटरी होती है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी स्मार्टफोन के अंदर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं बैटरीज के। तो पहला जो टाइप है दैट इज लिथियम पॉलीमर बैटरीज। तो लिथियम पॉलीमर बैटरीज क्या होती है? देखिए, लिथियम पॉलीमर बैटरीज आर द मोस्ट एडवांस बैटरीज अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ मेटल which makes them usable on a smartphone of any type. These are lightweight batteries. तो देखिए लिथियम पॉलीमर बैटरीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा एडवांस बैटरीज हैं जो आज के टाइम में अवेलेबल हैं और इनको बनाने के लिए मेटल की जगह प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है जिससे कि ये किसी भी टाइप के स्मार्टफोन में इजीली फिक्स की जा सकती हैं। तो इस टाइप की बैटरीज का मेन एडवांटेज यही होता है कि इसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब कि फ़ोन के मॉडल के अकॉर्डिंग आप उसको शेप दे सकते हैं, जैसी चाहें वैसी आप शेप दे सकते हैं। इसीलिए इन बैटरीज को किसी भी टाइप के स्मार्टफोन में यूज़ किया जा सकता है। ओके, और ये लाइट वेट होती हैं कि इनका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लिथियम पॉलीमर बैटरीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की बैटरीज की, दैट आर लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज आर ऑल्सो एडवांस एंड अलाउ फॉर अ हाई चार्ज कैपेसिटी बेस्ड ऑन द साइज एंड वेट ऑफ द बैटरी। दीज आर स्लाइटली हैवियर। तो लिथियम आयन बैटरीज भी काफ़ी एडवांस बैटरीज हैं, इनका भी यूज़ काफ़ी सारे स्मार्टफोन में किया जाता है। आज के टाइम में लिथियम पॉलीमर बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज दोनों का ही काफ़ी यूज होता है स्मार्टफोन में। अलग अलग कंपनी अपने स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग इनको यूज़ करती हैं। ओके, दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं, बट लिथियम आयन बैटरीज में क्या होता है, इसमें आपका साइज फिक्स रहता है। मतलब आप इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, शेप फिक्स रहती है और ये थोड़ी सी हैवी भी होती हैं एज कम्पेयर टू लिथियम पॉलीमर बैटरीज। और एक और डिफरेंस जो कि आप कह सकते हैं कि लिथियम आयन बैटरी जो चार्ज होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं और लिथियम पॉलीमर बैटरी जो होती हैं वो एज कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरी थोड़ा कम टाइम लेती हैं चार्ज होने में। ओके, सो दीज आर द सम बेसिक डिफरेंस। तो आई होप आपको लिथियम पॉलीमर बैटरीज और लिथियम आयन बैटरी दोनों समझ में आगे होंगी। दोनों ही काफ़ी अच्छी बैटरी हैं और दोनों ही आजकल के स्मार्टफोन में यूज होती हैं। ओके, बात करते हैं बैटरी के साइज की। तो बैटरी का साइज जो होता है वो मेजर किया जाता है mAh में। तो आप लोगों ने स्मार्टफोन में देखा ही होगा कि 3000 mAh की बैटरी होती है या फिर आपकी 4000 mAh की बैटरी होती है। तो इस तरीके से mAh में कैपेसिटी को मेजर किया जाता है बैटरी की। ओके, तो आई होप आपको बैटरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब मोबाइल फोन के कुछ और डिफरेंट कंपोनेंट के फंक्शंस को देखते हैं। ठीक है, सो फंक्शंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मोबाइल डिवाइस। तो पहला है RF ट्रांसीवर। RF ट्रांसीवर रिसीव एंड सेंड रेडियो सिग्नल फ्रॉम टू मोबाइल डिवाइस विद मोबाइल नेटवर्क। तो RF ट्रांसीवर जो होता है वो मोबाइल से सिग्नल को ट्रांसमिट करता है जो मोबाइल नेटवर्क होता है उसके लिए, या फिर मोबाइल नेटवर्क से आपके मोबाइल में सिग्नल को रिसीव करता है। मोबाइल नेटवर्क का मतलब यहाँ पे टावर से है, मतलब जो मोबाइल का टावर होता है उसको सिग्नल भेजने का या फिर उससे सिग्नल रिसीव करने का काम होता है RF ट्रांसीवर का। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, दैट इज सिम। तो आई थिंक सिम के बारे में सभी लोगों को पता होगा। सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, तो सिम क्या है? देखिए, सिम इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट स्टोर द इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी IMSI number and it is related key which are used to identify and authenticate subscribers on mobile telephony device. It is also possible to store contact information on many SIM cards. सिम क्या है? देखिए, सभी को पता होगा सिम क्या है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि हमारे मोबाइल फोन में हम डालते हैं। चिप टाइप की होती है, इसको हम डालते हैं जो कि करता है एक नंबर को स्टोर करके रखता है, जिसे कि हम बोलते हैं इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी IMSI नंबर। ठीक है, इसको स्टोर करके रखता है जो क्या करता है, आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है सब्सक्राइबर को। जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो उसी से आइडेंटिफिकेशन होती है कि आप किसको कॉल कर रहे हैं या आपके पास में किससे कॉल आ रही है। इसी नंबर से आइडेंटिफिकेशन होती है कॉल्स की। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और बहुत सारे सिम कार्ड में आप कॉन्टैक्ट को भी सेव कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा ही होगा फोन में आपको ऑप्शन मिलता है सेव टू सिम कार्ड। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, दैट इज बैटरी पैक। तो बैटरीज को अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बैटरी क्या है? देखिए, बैटरीज आर मिरेकल्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग होल्डिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कीप मोबाइल डिवाइस रनिंग फॉर आवर्स। तो बैटरीज जो वो केमिकल इंजीनियरिंग का ही एक चमत्कार है जिसमें क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है और वो एनर्जी क्या होती है, हमारे फोन को चलाती रहती है कई घंटों तक। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, दैट इज बैटरी मैनेजमेंट। बैटरी मैनेजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम
that manages a rechargeable battery, such as by protecting the battery from operating outside its safe operating area, monitoring its state, calculating secondary data, reporting that data। तो बैटरी मैनेजमेंट का काम क्या होता है? देखिए, मैनेजमेंट का मतलब है किसी चीज़ को मैनेज करना। तो बैटरी मैनेजमेंट का काम होता है जो बैटरी हमारी मोबाइल फ़ोन के अंदर उसको मैनेज करना। इसका मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो बैटरी है आपकी वो ओवर चार्ज ना हो। ओवर चार्ज का मतलब है कि आपने चार्जिंग पे लगा रखा है फ़ोन और उसके बाद में वो फुल चार्ज हो गई, उसके बाद में ओवर चार्ज ना हो जाए। ओवर चार्ज होने से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो ओवर चार्ज होने से ये रोकता है और ये ओवर डिस्चार्ज को भी कंट्रोल करता है। ओवर डिस्चार्ज का मतलब कि बैटरी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं चली जाए कि आपकी बैटरी जो है डिस्चार्ज होगी, उसके बाद में बैटरी आपकी वो चार्ज ही नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होती है, बैटरी खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो बैटरी मैनेजमेंट का यही काम होता है कि बैटरी की ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है वो, जिससे कि बैटरी प्रॉपर तरीके से स्मूथली वर्क कर पाए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट कॉम्पोनेंट, दैट इज बैटरी चार्जर। तो बैटरी चार्जर सभी को पता होगा क्या काम होता है बैटरी चार्जर का। इट इज यूज टू चार्ज बैटरी। ठीक है, जो भी बैटरी आपके फोन में है उसको चार्ज करने के लिए हम यूज करते हैं बैटरी चार्जर। तो सभी को पता होगा, इसमें ऐसी कोई चीज है नहीं जो आपको समझ में ना आए। ओके, नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज टच इंटरफेस। अदर कीबोर्ड बेस्ड वेयर यूजर हैव टू प्रेस एंड कमांड आर गिवन टू मोबाइल डिवाइस, और टच स्क्रीन बेस्ड वेयर यूजर टच द स्क्रीन टू गिव कमांड्स। तो मोबाइल में टच इंटरफेस दोनों ही केसेस में होता है, चाहे वो आपका कीबोर्ड वाला मोबाइल हो चाहे आपका टच स्क्रीन वाला मोबाइल फोन हो। तो जिस तरीके से अगर आपने कंप्यूटर कीबोर्ड को अगर कभी खुला हुआ देखा होगा तो वहाँ पे भी क्या होता है, टच पैड होता है जिसपे की प्लेस्ड होती हैं। तो जब आप की को प्रेस करते हैं तो वो टच इंटरफेस पे इंटरेक्ट होती हैं। ओके, तो टच इंटरफेस दोनों केसेस में होता है, चाहे कीबोर्ड वाला मोबाइल हो या फिर आपका टच स्क्रीन वाला मोबाइल हो। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्पोनेंट की, दैट इज कम्युनिकेशन प्रोसेसर। इट इज यूज टू क्रिएट इंटरफेस बिटवीन रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट एंड APU/GPU। तो मोबाइल फोन में भी प्रोसेसर होता है, जिस तरीके से कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है उसी तरीके से मोबाइल फोन में भी प्रोसेसर होता है। तो APU और GPU क्या होता है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो APU क्या होता है, अ माइक्रो प्रोसेसर एप्लीकेशन बेस्ड डेटा। तो APU जो होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड डेटा को प्रोसेस करता है। ओके, अब बात करते हैं GPU की। तो GPU क्या होता है, अ माइक्रो प्रोसेसर ग्राफिकल डेटा टू हाउ टू डिस्प्ले। तो GPU जो होता है वो ग्राफिकल डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। ओके, अब बात करते हैं कोडेक की। तो कोडेक इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर कोडर एंड डिकोडर। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एनकोड ऑडियो वीडियो डेटा। तो कोडेक जो होता है एक तरीके से कोडर और डिकोडर का काम करता है, ये ऑडियो वीडियो डेटा को एनकोड करने के लिए यूज होता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज ADC। ADC क्या होता है, देखिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ओके, एंड इसी में दूसरा होता है DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ और कंपोनेंट्स की। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है फोन मेमोरी। तो जिस तरीके से कंप्यूटर में मेमोरी होती है उसी तरीके से मोबाइल फोन में भी मेमोरी होती है। मेमोरी के लिए यहाँ पे रैम एंड रोम दोनों ही कॉन्सेप्ट होते हैं, और रैम यहाँ पे भी सेम वर्क करती है जैसे कंप्यूटर में वर्क करती है। मतलब जो भी करंटली ओपन एप्लीकेशन होंगे वो सारे के सारे रैम पे लोड होते हैं। तो रैम का काम ये होता है करंटली एप्लीकेशन को अपने पास स्टोर करके रखना। ओके, तो जितनी अच्छी रैम होगी मोबाइल फोन में उतनी ही नंबर ऑफ एप्लीकेशन आप एक बार में ओपन कर सकते हैं। ओके, एंड रोम जो होता है यहाँ पे परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज होता है, जिसे कि आप ऐसे सेकेंडरी मेमोरी यूज कर सकते हैं जहाँ पे कि आप अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो जो मोबाइल फोन में इंटरनल स्टोरेज होती है उसे ही हम रोम बोलते हैं। ओके, जो इंटरनल स्टोरेज होती है दैट इज रेफर्ड एज रोम। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज कैमरा यूनिट। तो ऑफकोर्स हर मोबाइल फोन के अंदर आजकल कैमरा होते हैं, और इसका यूज क्या होता है सभी को पता होगा। ये पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए होता है, मतलब कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर आपको कोई पिक्चर क्लिक करनी है तो पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। तो इसका काम नॉर्मली पिक्चर या वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए ही होता है। ओके, आजकल तो फोन में 3-3, 4-4, 5-5 कैमरे आ रहे हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है मोबाइल फ़ोन का। ओके, क्योंकि आज के टाइम में बिना कैमरे का मोबाइल फ़ोन मुझे नहीं लगता कोई भी लेना पसंद करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉम्पोनेंट, दैट इज एक्सटर्नल स्टोरेज। तो कंप्यूटर की तरह ही आप मोबाइल फ़ोन में भी एक्सटर्नल स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से अगर आप चाहें तो एक्सटर्नल स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं आप मोबाइल फ़ोन में। जैसे कि जो SD कार्ड मतलब मेमोरी कार्ड जो होते हैं वो एज ए एक्सटर्नल स्टोरेज वर्क करते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज आपको कम लगती है तो आप उसमें एक SD कार्ड लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो एक्सपेंड हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये कॉम्पोनेंट भी समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी हैव डिस्कस ऑल द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ मोबाइल सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर में इतना ही था, ये चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।